नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं शैलेश मटियानी का लिखा व्यंग्य नेताजी की चुटिया। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बुदबुदाते हुए ठाकुर साहब ने अपने सिर पर हाथ फेरा ही था कि एकाएक ऐसे उचक्कर खड़े हो गए जैसे किसी सांप के फन पर हाथ पड़ गया हो। जब तक मैं कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करूं, तब तक अत्यंत विषाद और घृणा के साथ वो चिल्ला उठे, पंकज साहब, मैं धर्म भ्रष्ट कर दिया गया हूं। उन जैसे प्रौढ़ और मंजे हुए नेता का इस तरह अत्यंत भावावेश में आकर चिल्ला उठना मेरे लिए इतना आकस्मिक था कि मुझे हंसी भी छूट सकती थी, जो स्थिति को देखते हुए बेहद गलत होती। दरअसल मेरा ध्यान उनके धर्म भ्रष्ट कर दिया गया हूं वाक्य की जगह उनकी अत्यंत विषादपूर्ण मुद्राओं पर केंद्रित हो गया था। मेरे थोड़ी देर तक नॉन सीरियस रह जाने की वजह शायद यह भी हो सकती है। लकड़ी की चौकी पर साफ धुली हुई धोती पहने हुए ठाकुर साहब खड़े थे। उनका दायां पंजा अभी तक सिर पर ही फैला हुआ था। आंखें जैसे गुस्से से फट पड़ने को हो रही थीं। उनके मोटे होंठ जिस कदर आपस में बजा रहे थे, उससे एक अजीब सी घृणा के साथ साथ मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि ये वही आदमी है जो अपनी शहद ज़बानी और कूटनीति के लिए इस छोटे से शहर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेता है। दरअसल ठीक इस मुद्दे पर रुककर एक बार इस छोटे से खूबसूरत पहाड़ी शहर के प्राकृतिक सौंदर्य को सरसरी तौर पर स्मरण कर लेने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि ठाकुर साहब की कोठी की इस सामने पड़ने वाली खिड़की से आर पार तक झांकने पर रस्सियों के सहारे 2 मंजिला तिमंजिला मकानों को एक सीध में लटकाकर बनाया गया सा शहर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मगर ठाकुर साहब जिस रौद्र मुद्रा में खड़े थे, वह इतना स्तंभित कर देने वाला था कि शायद इतनी हैरानी में मैं तब भी नहीं पड़ता अगर उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया होता और वो छत की रेलिंग से लटका दिए गए मुर्दे की तरह स्थिर हो गए होते। हालांकि उतने आग्रह के साथ अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करने वाले मेजबान के प्रति इस तरह की दुष्कल्पना अमानवीय ही कही जा सकती है, मगर विश्वास कीजिए, उस लगभग विचार शून्य कर देने वाली स्थिति की जकड़ से छूटने के लिए इतना कल्पनाशील होना जरूरी हो सकता था। कहाँ कहीं पास ही रसोई घर से कचौरियों के तले जाने की सी गंध, खिड़की से आर पार दिखता हुआ वह छोटा सा पत्थर अलपत्थर शहर और सुबह सुबह के कोहरे से ढकी हुई हिमालय रेंज की सदाबहार घाटियां, और कहाँ ये बिल्कुल ही संदर्भहीन और अप्रत्याशित स्थिति कि शहर का इतना प्रसिद्ध नेता और भूतपूर्व एमएलए किसी बिफरे हुए जानवर की तरह होंठ बजा रहा है। हरे राम, मैं तो धर्म भ्रष्ट कर दिया गया हूँ। अब हम हिंदुओं का सर्वनाश नजदीक आ गया है। अब ससुरी इस जनेऊ को ही धारण किए रहने की कौन सी जरूरत रह गई। कहता हूँ साले हीरो से कि ले साले, एक उस तरह इस पर भी मार दे। अगर मुझे जरा सी भी झपकी आ रही होती, जैसा कि रात के 2 बजे तक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने की वजह से संभव भी था,
तो मैं सोच सकता था कि अर्ध सुषुप्ति की स्थिति में किसी मुगल कालीन थीम पर लिखे गए नाटक का कोई दृश्य देख रहा हूँ। शुक्र है कि अगले ही क्षण ठाकुर साहब चौकी पर से नीचे उतर आए और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत खेद के साथ बोले, पंकज साहब, मेरे उजबकपन के लिए मुझे क्षमा करेंगे। अत्यंत दुख के साथ ये कहने को लाचार हूँ कि मैं आपको इस समय भोजन करा सकने में असमर्थ हूँ। एक अतिथि से इस तरह की बात कहना हम हिंदुओं के लिए कितनी लज्जास्पद बात हो सकती है, आप समझ सकते हैं। मगर मैं लाचार हूँ और अब तो भोजन तभी करूँगा जब या तो अपनी जनेऊ भी तुड़वाकर ठाकुर गजाधर सिंह से गफ्फार हुसैन बन जाऊंगा और या इस जिले में रहने वाली समूची हिंदू जाति को किसी भी दिन मेरी ही तरह धर्म भ्रष्ट कर दिए जाने के खतरे से बचा लूंगा। अगर इस तरह की सनसनीखेज बातें न करके ठाकुर साहब सीधे सीधे सिर्फ भोजन करा सकने में ही असमर्थता व्यक्त कर रहे होते तो उनके अत्यंत विषादग्रस्त चेहरे को देखकर मैं उनके पिता, माता या अन्य किसी प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु की बात सोचकर संवेदना व्यक्त करते हुए वापस होटल में जाकर खाना खा सकता था। मगर अब स्थिति अत्यंत नाजुक थी। मैं धीरे धीरे इस तरह का अनुमान लगाने की कोशिशें कर सकता था कि जरूर कोई अप्रिय घटना घट गई है। असल में विषाद की जिस चरम मुद्रा में ठाकुर साहब ने इतनी बातें कही थीं, एकाएक उनसे ये पूछने का मुझे होश ही नहीं रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। अब मैं पूछने की कोशिश करना ही चाहता था कि तब तक ठाकुर साहब सफेद संगमरमर की शिव मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर झुक गए। हे प्रभु, हमारे देश और धर्म की रक्षा करना। इस बार जब मूर्ति के चरणों पर से ठाकुर साहब ने अपना सिर उठाया तो उनकी आंखें गीली थीं। धोती के छोर से आंसू पोंछते हुए ठाकुर साहब खड़ाऊं पहनने के बाद काफी तेजस्वी स्वर में बोले, मैं वह शख्स रहा हूं पंकज साहब जिसे व्यक्तिगत तौर पर आप 10 जूते मार लीजिए तो हरि का नाम स्मरण करता हुआ आगे निकल जाऊं, मगर देश, धर्म और इंसानियत के मुंह पर पड़ने वाले जूतों को मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया। मेरी ओर से कोई उत्तर न पाकर ठाकुर साहब कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करते हुए बोले, मगर पंकज साहब, मैं भी हद दर्जे की बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैं अनशन कर लूँ ये तो ज़रूरी है, मगर आपको तो भोजन करवा ही सकता हूँ। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जगत तारण। देखो, कवि जी को छोटे वाले कमरे में बिठाकर इनको भोजन करवा देना। जब तक अच्छा साहब, मुझे क्षमा करिएगा कहते हुए ठाकुर साहब आगे बढ़ जाएं, मैंने तुरंत कहा, देखिए, आप इस बुरी तरह से परेशानियों से घिरे हुए हैं, ऐसे में मेरा यहाँ बैठकर भोजन करना उचित नहीं लगेगा। आपकी कृपा चाहिए, अब भोजन तो कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर कभी। तब आप एक काम कीजिए साहब, मेरे साथ जरा शहर चले चलिए। हो सकता है मामला संभल जाए और कुछ विलंब तो जरूर हो जाएगा, लेकिन हम वापस लौटकर साथ साथ भोजन कर सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जगत तारण। देखो, कचौरियां पूरी बनाना अभी रोक लेना। जरा कायदे से देखिए तो साहब, इस वक्त हमारा पूरा देश संकटों से घिरा हुआ है। कचौरियों से सीधे देश पर बात फैला देने की अद्भुत क्षमता वाले राष्ट्रीय नेताओं में मैंने अब तक जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय गुण देखा है वह यही कि ये लोग कभी मैं तुम पर बात ही नहीं करते। समूचे देश काल का संदर्भ इन लोगों की बातचीत का विषय होता है। ये ठीक है कि कल रात वाले समर फेस्टिवल के कवि सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध मैंने भी राष्ट्रीय रस की कविताएं कई बार सुनाई थीं
और उन पर तालियों की गड़गड़ाहट भी कुछ कम नहीं हुई। मगर इस वक्त ये आत्महीनता मुझे जरूर महसूस हुई कि आज भी इस देश के कवियों की जगह इसके नेताओं में ही वह अद्भुत वाक क्षमता है कि लाखों लाखों को एक साथ झकझोर दें। ऐसा अनुभव करने की वजह ये भी हो सकती थी कि इन कुछ ही मिनटों में ठाकुर साहब ने जिस ढंग से और जिस तरह की बातें की थीं, मैं खुद एक अजीब तरह की बौखलाहट महसूस कर रहा था। इस तरह की बौखलाहट को किसी तरह का सांप्रदायिक संस्कार मान लेना अपने ही साथ अन्याय लगता है। छोटी छोटी करीनेदार सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर मुख्य सड़क में आ जाने तक ठाकुर साहब ने संक्षेप में मुझे किस्सा बता दिया, मगर एकाएक मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाया था कि बात इस हद तक भी जा सकती है। अगर आपने कभी इस छोटे से पहाड़ी शहर की यात्रा की है, तो आपने देखा होगा कि इसकी अधिकांश सड़कें चौड़े चौड़े पत्थरों से पाटकर बनाई गई हैं। हालांकि मुझे कल ही लौट जाना है और अभी बरसात का मौसम भी दूर है, मगर मुझे ये सोच लेने में कोई अप्रासंगिकता नजर नहीं आती कि बरसात में जूते पहनकर इस तरह की पथरीली सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल होता होगा। अब इसे आप मेरा कवि संस्कार कह लीजिए या एस्थेटिक सेंस, मुझे प्राकृतिक दृश्यों या पहाड़ी जगहों को देखने पर अक्सर महसूस होने लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे लिए है। और शायद यही वजह इस बात की भी हो सकती है कि मैं तुरंत मौसम, सड़क या पहाड़ियों की चढ़ाई से होने वाली असुविधाओं के बारे में भी सोचने लग जाता हूँ, और यात्राएं अक्सर इसीलिए सिर्फ कल्पना में ही तय होकर रह जाती हैं। सवाल इस वक्त ये किसी गजाधर बाबू, किसी नेता या किसी एक आदमी का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे धर्म का है। ठाकुर साहब की भर्राती आवाज से मेरा प्रकृति पर केंद्रित होता हुआ मन एकाएक फिर यथार्थ की तरफ लौटा, तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पर अब तक लगभग 60-70 लोग एकत्र हो गए थे। स्त्री पुरुष, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी थे, जैसे आम राजनैतिक सभाओं में भी हुआ करते हैं। वातावरण के काफी तनावपूर्ण हो चुकने की कल्पना कर लेने के बावजूद मैं एक ये बात तो सोच ही गया कि इस देश में और चाहे कोई सुविधा हो या न हो, मगर श्रोताओं की कितनी बड़ी सुविधा है। अब जैसा कि इस शहर की यात्रा कर चुके होने पर आपने देखा होगा कि शहर के इस कोने में आमतौर पर 10-5 आदमी भी एक साथ कम ही दिखाई देते हैं। इस बात का सही सही अंदाज शायद इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी परसों ही मैंने देखा था कि एक विदेशी चित्रकार इसी सड़क के किनारे पर बैठा कोई लैंडस्केप बना रहा था, और जितनी देर में इक्के दुक्के लोग इधर से गुजरते थे, वह उनकी छोटी छोटी पहाड़ी झाड़ियों जैसी आकृतियां बना चुका होता था। दरअसल मैं बीच बीच में इस तरह की लगभग संदर्भहीन सी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप उस तरह की उत्तेजना से बच सकें जो ठाकुर साहब के धर्म भ्रष्ट कर दिए जाने की बात को लेकर वहां इकट्ठे हो गए लगभग सभी लोगों के चेहरों को इतना बदल चुकी थी कि शायद ज्यादा गौर से देखने पर संकट के समय किसी बियाबान जंगल में एक साथ खड़े हो गए जानवरों को देखने की सी अनुभूति होने लगी। जहां तक बातचीत में विषयांतर से होने वाले रसभंग का प्रश्न है, शायद आप लोगों से ज्यादा इस बात का एहसास मुझे है, क्योंकि अगर आप कल रात के कवि सम्मेलन में आए होंगे तो आपने कविता पाठ से पहले की मेरी ये पंक्ति जरूर सुनी होगी और शायद ताली भी बजाई होगी
कि इस चीन और पाकिस्तान के हमलों ने हमें चाहे और कुछ ना दिया हो, मगर काव्य का 10वां रस जरूर दिया है, राष्ट्रीय रस। तो जनाब, ये जानते हुए भी कि इस देश के लोगों को, जिनमें साफ है कि आप भी शामिल हैं, किसी भी तरह की सामूहिक उत्तेजना से बचाने की कोशिश करना कितना गलत और कितना बेमानी है, मैं बीच बीच में विषयांतर कर देने की अपनी प्रवृत्ति के लिए कोई अफसोस व्यक्त नहीं करूंगा। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस देश के कवियों ने इन पिछले 20-21 वर्षों में इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं है। लगभग 10:30 पौने 11 का वक्त होगा जब हम लोग घर से बाहर निकले होंगे। यहाँ मैं हम लोग कहना शुरू कर देने को इसलिए लाचार हो गया हूँ कि ठाकुर साहब ने इस बीच बार बार जिस तरह मुझे अपनी दुर्दशा के गवाह के रूप में लोगों के सामने रखा, उसमें मैं कहने की इच्छा ही शेष नहीं रह गई है। तो करीब 11:15 बजे तक हम लोग शहर के मुख्य गिरजाघर तक ही पहुंच पाए, जो ठाकुर साहब के घर से बमुश्किल 1 फरलांग दूर होगा। जैसा कि ठाकुर साहब सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे बता चुके थे कि उस हज्जाम की दुकान शहर के लगभग आखिरी कोने में अप्सरा टॉकीज की बगल में है, मैं ये सोचकर परेशान होने लगा था कि अगर ठाकुर साहब के आगे बढ़ने की रफ्तार यही रही तो वहां पहुंचते पहुंचते कहीं शाम न हो जाए। अभी तक मेरी समझ में ये बात नहीं आ पाई थी कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। न उन्होंने उस सारी बातचीत के दौरान ही मुझसे ये बात कही थी कि इस नाजुक मसले का क्या अंतिम हल उनके मस्तिष्क में है। मैं इस स्थिति से अब ऊब चुका था कि घर से बाहर निकलते ही उन्होंने सड़क के पहले ही मोड़ पर मजमा जैसा लगा लिया था और पूरे वातावरण में सिर्फ सामूहिक तनाव के अतिरिक्त और कोई चीज उभर नहीं पा रही थी। और अब ये बात हर अगले मोड़ पर दोहराई जाएगी और समय व्यर्थ किया जाएगा, ये संभावना मुझे बुरी तरह साल रही थी। मैं मन ही मन ये निर्णय लेने की कोशिश करने लगा था कि ठाकुर साहब तो लोगों से बातचीत में उलझे ही रहेंगे, इसलिए मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की उन्हें कोई खबर नहीं रहेगी। अच्छा ये होगा कि मैं सीधे होटल जाकर भोजन कर लूं और उसके बाद आराम से अप्सरा टॉकीज की तरफ चल दूं। इस बीच बीच की उकताहट के बावजूद इस बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से घटित होते हुए नाटक की चरम परिणति देख लेने की उत्सुकता तो मेरे मन में भी जड़ पकड़ ही चुकी थी। मैं अभी निर्णय ले पाने की मुद्रा में उनके पास से थोड़ा अलग हट आने की बात सोच ही रहा था कि उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। आप लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, ये हमारी हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। इस शहर के एक नागरिक के नाते इस साहित्य देवता के चरणों में यथा सामर्थ्य अपनी भी भावनाओं के पुष्प चढ़ाने को अपना कर्तव्य समझकर मैंने इनको सवेरे अपने यहाँ ही रूखे सूखे की जूठन बिखेर देने का न्योता दे रखा था। अब देखिए कि अपने कुल देवता शंकर के सामने ही इस साहित्य देवता को भी बिठाकर मैं पूजा ध्यान से निवृत्त होने की सोच ही रहा था कि ओम विष्णवे नमः का संकल्प पढ़ते हुए जो सिर पर हाथ ले जाता हूं। अत्यंत क्षोभपूर्ण मुद्रा में ठाकुर साहब फिर अपने हाथ को अपने सिर पर ले गए और बिना कुछ बोले ही उन्होंने सिर झुकाकर इस तरह चारों ओर घुमा दिया जिससे सब लोग उनके चुटिया विहीन कर दिए जाने को देख सकें। वैसे इस तरह की बात कहना अभद्रता ही कहा जा सकता है, मगर जिस अति नाटकीय मुद्रा के साथ अपनी चुटिया विहीन खोपड़ी पर हाथ सटाक से फिराकर उन्होंने दोनों हाथों को प्रश्न चिन्ह की तरह लोगों के सामने खड़ा कर दिया,
मुझे लगा ये उनका सिर नहीं, अशर्फियों से भरी हुई कोई हांडी है जिस पर बैठा हुआ सांप गायब हो गया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक कल्पनाशील कवि होने के नाते इस तरह की व्याख्याओं में उलझ जाना मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। मगर जिस तरह अपनी चुटिया की व्याख्या उन्होंने की, उससे मैं भी हतप्रभ रह गया। यूं तो मैं अक्सर खादी की टोपी पहने रहता हूँ, मगर आप लोगों ने फिर भी गौर करने पर देखा होगा कि ब्रह्मगांठ लगा लेने के बावजूद अक्सर मेरी चुटिया टोपी से बाहर भी दिखाई दे जाती थी। एक दिन साला एक म्लेच्छ क्या कहता है कि एमएलए साहब, आपकी ये चुटिया किसी छोटे मोटे सांप से कम लंबी क्या होगी। अब यहाँ माँ बहनों के सामने मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा, मगर मेरी आहत आत्मा में से तत्काल यही शब्द निकले कि हाँ सालों हरामजादों, ये एक छोटा मोटा सांप ही है जो हमारे धार्मिक संस्कारों और विचारों पर मणिधर नाग की तरह कुंडली मारे बैठा रहता है। तुम साले चोटों की क्या बिसात है। हजारों हजारों वर्षों का इतिहास इस मणिधर नाग को हमारे मस्तक पर से नहीं हटा सका, और आप लोग सभी इस बात को यहाँ पर अपने इस अदना सेवक गजाधर सिंह से वेद वाक्य की तरह सुन लीजिए। जिस दिन हम हिंदुओं के शरीर पर से ये 2 तक्षक हटा दिए जाएंगे, उसी दिन इस देश का, अजी इस देश का क्या, इस पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। दाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे से पकड़कर उन्होंने जनेऊ को हवा में ऊंचा उठा दिया था, और उपस्थित भीड़ के चेहरों को देखने पर मैं महसूस कर रहा था कि इस नेता किस्म के व्यक्ति में इन तमाम लोगों की मंत्रविद्ध सांपों की तरह नचा सकने की क्षमता है। मैं खुद अपने अंदर एक अजीब किस्म की लिजलिजाहट महसूस करने लगा था, और मस्तिष्क में विचारों के उमड़ने की जगह किसी सांप के रेंगने की जैसी सनसनी अनुभव हो रही थी। तो आप लोगों की क्या सलाह है? ठाकुर साहब ने अपने जनेऊ को खींचते हुए प्रश्न किया। मैं तो तय कर चुका हूं कि जहां रांड गई तो भाण भी सही, ऐन दुर्गा देवी के मंदिर के मैदान में अपने इस यज्ञोपवीत को भी उतार कर त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये कहते हुए आत्मदाह कर लूंगा। नहीं साले, आजादी के संग्राम में सही, देश और धर्म के नाम पर कभी भी शहीद हुआ जा सकता है, क्योंकि ये आप लोगों के सोचने की बात है कि जिन हिम्मत बरदारों ने ठाकुर गजाधर सिंह को नहीं बख्शा, जिसको कि 2-2 बार आप ही लोग अपना एमएलए बनाकर असेंबली में भेज चुके हैं, वो औरों को क्या बख्शेंगे। उस समय तो मुझे खीज हो रही थी, और ठाकुर साहब किसी हद तक मूर्ख भी लगने लगे थे, मगर वहां से आगे बढ़ते ही जो अगला मोड़ पार किया, तो मैं स्तंभित रह गया। सैकड़ों लोगों का समूह हमारी ही तरफ बढ़ा आ रहा था, और ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि पिछले मोड़ पर जितने लोग एकत्र हुए थे, उनमें से अधिकांश पीछे पीछे चले ही आ रहे थे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस भीड़ में आगे आगे आदर्श महिला विद्यालय की प्रिंसिपल शारदा जी भी थीं, जो अपने कॉलेज में कवि गोष्ठी करने के सिलसिले में मुझसे बातें कर चुकी थीं। जिस आत्मीयता और भावावेग के साथ उन्होंने ठाकुर साहब, हम लोगों को सब पता चल चुका है, कहा, उससे एक तो मुझे हिंदुस्तान जैसे देश में तार या टेलीफोन की मूल्यहीनता का एहसास हुआ। ये भी दुष्कल्पना मन में आई कि स्थिति के इस कदर नाजुक न होने की स्थिति में मैं उस दृश्य को बरसों से बिछड़े हुए पुराने प्रेमी प्रेमिका का मिलन कह सकता था। मुझे ठीक इसी वक्त कल अपने पुराने राजनैतिक जीवन के अनुभव सुनाने के सिलसिले में, जिसके लिए मुझे आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई थी, कही गई ठाकुर साहब की बात याद आ रही थी कि साहब,
आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में शारदा बहन जैसी स्वयं सेविकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं सोच रहा था कि आजादी की लड़ाई को न सही मगर जुलूसों को आगे बढ़ाने में तो ऐसी महिलाएं जरूर बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। पांवों में खड़ाऊं और साफ सुथरी तथा महीन धोती जिसका फेंटा ठाकुर साहब ने अपने बाएं कंधे पर डाल लिया था और माथे पर चंदन का अर्ध चंद्राकार तिलक तथा गले में झूलती हुई जनेऊ, आंखों में बेइंतहा महसूस होता हुआ विषाद और आक्रोश जो अब स्थिति की अनुकूलता को देखते हुए करुणा का रूप धारण करने लग गया था और आगे पीछे न जाने कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए लोगों की भीड़। मुझे उस वक्त ये जरूर लगा कि मैं अपने कवि होने के चक्कर में स्थिति की संकटापन्नता को बहुत कम करके देख रहा हूं और अगला कोई भी क्षण उस विस्फोट का हो सकता है जिसे सार्वजनिक भाषा में दंगा कहा जाता है। उस छोटे से शहर में मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी और उसे देखते हुए भीड़ के लोगों की ये प्रतिक्रिया बहुत अस्वाभाविक या गलत नहीं लग रही थी कि साहब जब ससुरे भर लोगों की बदमज़गी और बदमाशी का ये हाल है तो कहीं इन लोगों की बसासत यहाँ ज्यादा होती तो सारे हिंदू बेमौत मारे गए होते। धीरे धीरे मैं भी इस नतीजे पर पहुंच रहा था कि पूरी तरह से ध्यान दिला देने और मना कर देने के बावजूद उस हज्जाम का ठाकुर साहब की चुटिया को काट डालना एक बहुत बड़ी बेवकूफी या बदमाशी तो थी ही। अब तक ठाकुर साहब ये भी बता चुके थे कि सवेरे सवेरे अपने एक क्लाइंट से अत्यंत आवश्यक परामर्श के सिलसिले में वो राइजिंग कॉर्नर की तरफ निकल गए थे और वापस लौटते वक्त दुर्भाग्य से बम्बई हेयर कटिंग सैलून में जा फंसे थे कि हजामत बनवा लें तो घर पहुंचकर नहा धोकर पूजा पाठ करके निश्चिंत भाव से अतिथि को भोजन कराएं। चूंकि उस हीरो से उन्होंने पहले कभी बाल नहीं कटवाए थे इसलिए उन्होंने पहले ही अनुरोध कर दिया था कि भाईजान चुटिया बचाकर कटिंग कीजिएगा। और साहब इस भाईचारे व शराफत से बातें करने का जो नतीजा मुझे हासिल हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। चौक बाजार में पहुंचते तक ये स्थिति हो गई थी कि शायद शहर के लगभग सभी बड़े नेता और नागरिक इकट्ठा हो आए थे और लोगों का तनाव के मारे बुरा हाल दिख रहा था। तभी पुलिस वालों की एक टोली को आते हुए देखकर ठाकुर साहब जोरों से चिल्लाए, देखिए साहब हरामजादों का शरारतपना, मेरे धर्म का नाश करके खुद ही पुलिस थाने में भी खबर दे आए हैं शायद कि शहर में दंगा फिसाद का अंदेशा है। चोर मुद्दई साहूकार मुद्दाले इसी को कहते हैं। खैर साहब यहाँ भी पूरा आईपीसी घुट्टी में पिया हुआ है, सिर्फ बलात् धर्म भ्रष्ट करने की बिना पर ही दफा। तेजी से आते हुए पुलिस वालों को भी भीड़ में श्रोताओं की तरह शामिल होते हुए देखकर शायद उन्हें कुछ निराशा भी हुई और कुछ गुस्सा भी कम हो गया। वो एक झटके के साथ आगे बढ़ गए, मगर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। अपनी वेशभूषा से मुसलमान लगते हुए कुछ लोग बड़े परेशान चेहरे लिए हुए ठाकुर साहब के करीब आते और उनसे माफी मांगते जा रहे थे कि उस हरामी की औलाद की तरफ से हम लोग आपसे माफी मांगते हैं ठाकुर साहब, आप तो गरीबों की परवरिश करने वाले लोगों में से हैं, कहिए तो उस हरामजादे की बोटी बोटी अलग कर दी जाए आपके ही सामने। आप लोगों के कदमों पर तो साहब हम लोगों की पुश्तें बीत गईं, मगर किसी तरह की गुस्ताखी और बदसलूकी का तसव्वुर तक हमारे दिमागों में नहीं आया होगा। उन लोगों की विनम्रता भरी बातों से मेरा अनुमान था
ठाकुर साहब को अपना गुस्सा उगलने की और ज्यादा शह मिलेगी, मगर उन्होंने एकाएक मौलवी नुमा एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बोलो मौलवी करामत हुसैन, आज तक कभी तुम लोगों के साथ हमने भाईचारे से नीचे उतर के कोई बात की है? मौलवी साहब लगभग आधा झुक गए। अरे हुजूर, क्या बात करते हैं आप जैसे रहनुमाओं की वजह से तो हमारे जहन में कभी ख्याल भी नहीं आया कि हम दीन या दुनियादारी कहीं से भी आप लोगों से गैर या जुदा हैं। इतना फर्क जरूर है कि एक जिसको आप लोगों ने रामकृष्ण महाराज या शंकर महाराज करके जाना, उसी गैबी ताकत को हमने खुदा मानकर सिजदा किया। मैं तो साहब हैरत और गुस्से से अपने ही लिए बेगाना सा हो गया जो सुना कि उस साले हरामजादे ने ठाकुर साहब के साथ बदसलूकी कर दी है। आपको हुजूर यकीन नहीं आएगा, ये मिर्जा साहब और नूरी साहब ही नहीं, बहुत से हिंदू भाई भी गवाह हैं। मैं तो उसी बदहवासी में सीधे आपकी खिदमत में आने की जगह जाके पहुंचा उसी हरामजादे के सैलून में और मुंह से एक भी लफ्ज निकाले बिना जो उतार के जूता शुरू किया, तो फिर तभी हाथ रुका जब बगल से ब्रह्म प्रकाश मास्टर साहब ने आके हाथ पकड़ लिए कि मौलाना पागल तो नहीं हो गए हो, लौंडा जान से जा रहेगा। मेरे मुंह से तो ये ही निकला, ये साला कमबख्त न जाने कितने बेगुनाहों की जाने हराम कर देगा। ओफो, किस कदर नाजुक वक्त पूरे मुल्क में आया है साहब कि खुदा ही मालिक है, और ऐसे में किसी हरामजादे की जरा सी भी गफलत कितनी बड़ी गलत फहमियां पैदा कर सकती हैं। मुझे लगा कि ठाकुर साहब का पारा और कुछ नीचे उतर चुका है, क्योंकि उनके चेहरे और आंखों पर का तनाव भी कुछ हट चुका सा लगता था और उनके मोटे होंठ भी बजा नहीं रहे थे। शारदा बहन भी अब भी बिल्कुल उनकी बगल में ही खड़ी थीं और ऐसा लग रहा था इसी तरह की महिलाएं सती होती रही होंगी। मैं ठाकुर साहब के यूं एकाएक शांत पड़ जाने पर आश्चर्यचकित ही था कि उन्होंने मौलवी साहब से अपेक्षाकृत तल्ख आवाज में पूछा, क्या बताता था वो लौंडा? मना कर देने के बावजूद मेरी चुटिया काट देने की वजह क्या बता रहा था? उस हरामजादे पर तो वो जूते पड़े कि ठीक से तो उसकी जुबान खुल ही नहीं रही थी। बस बदहवासों की तरह यही चिल्लाता जावे था कि खुदा कसम हमने नहीं काटी ठाकुर साहब की चुटिया, अब्बा कसम हमने नहीं काटी। बुरी तरह घबरा गया था हरामजादा और रोता ही जा रहा था, गोया किसी गैबी हादसे का शिकार हो गया हो। अजीब, वह आप लोगों के गुस्से से खौफ खा गया कि अगर कहता हूं कि हाँ मैंने काटी और इस वजह से काटी, तो मौलवी साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ने के। अरे उस बेवकूफ ने इतनी सी बात वहीं कह दी होती कि ठाकुर साहब गलती से कैंची चल गई, तो मैं यही सोचकर गम खा लेता कि अरे गलती तो हमारे बच्चे भी हजार करते हैं, मगर वो तो साला हीरो है। हीरो मेरे बाल बनाते वक्त भी उल्लू जाने क्या गुनगुनाता जा रहा था कि बहारें फूल बरसाएं, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ठाकुर साहब को अब बेसाख्ता बच्चों की तरह हंसते हुए देखकर मैं और भी ज्यादा हतप्रभ हो गया था। कहीं जो एक हल्का सा पूर्वाग्रह बन गया था कि ये आदमी छोटी सी बात को बहुत तूल दे रहा है, वह अपने आप खत्म हो गई। आसपास भी लोग कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे कि साहब इतना खुश मिजाज और मिलनसार नेता इस जिले में कोई नहीं है, मगर उस हरामजादे ने की ही ऐसी हरकत कि ठाकुर साहब को देखो तो गुस्से और रंज का तमतमाया हुआ चेहरा एकाएक पहचानने में ही नहीं आए। हम सभी लोग
तहे दिल से उस हरामजादे की गफलत के लिए माफी चाहते हैं और आगे हुजूर वहां तक चंद कदम और चल लेने की तकलीफ गवारा कर ले तो लौंडे को आपके कदमों पर डाल के हम लोग भी अपने अपने घर को रवाना हो और उस खुदा का शुक्रिया अदा करें जिसने आप जैसा इखलाक परस्त रहनुमा हम लोगों को दिया है। कहते हुए मौलवी साहब फिर जरा सा झुक गए तो ठाकुर साहब ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। मुझे लगा इस छोटे से शहर में इस सिरे से उस सिरे तक फांसी की रस्सी की तरह तना हुआ सामूहिक उत्तेजना का वातावरण एक बारगी बदल गया है। अब आप लोग जाइए मौलवी साहब, उस कम अक्ल और बदनसीब लौंडे को भी अब कुछ भला बुरा कहने या मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं। आखिर बेचारा वह भी रोजी रोटी का मारा हुआ न मालूम कहां से इस शहर की शरण में आया हुआ है। कहते हुए ठाकुर साहब ने मौलवी जी की पीठ थपथपाई और वापस मुड़े तो शारदा बहन जी भी खाली पड़ी हुई जैसी आंखों में मुस्कुराहट भरने की कोशिश करते हुए अच्छा ठाकुर साहब नमस्कार कहती हुई चली गईं। एक बार यूं ही पूछ लेने का मन हुआ कि बहन जी अपने कॉलेज में कब रखवा रही हैं काव्य गोष्ठी, मगर कह नहीं पाया। दरअसल कॉलेज की लड़कियों के बीच कविता पढ़ने में जो सुख है वही मुझ जैसे हर कवि सम्मेलनी कवि के लिए शायद सबसे ज्यादा आकर्षण की चीज है। लेकिन इस वक्त शारदा बहन जी जिस मूड में थी, मुग्धता उसमें से चू पड़ने को हो रही थी और उसमें मेरे अपने मंतव्य की कोई प्रासंगिकता रह नहीं गई थी। अब लौटते हुए ठाकुर साहब काफी तेज चल रहे थे और जिज्ञासु जनों के अपनी वापसी को लेकर किए गए सवालों का उत्तर अत्यंत संक्षेप में देकर आगे बढ़ जाते थे। अपने घर के पास वाले मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने हलवाई की दुकान से पाव भर ताजा रबड़ी खरीदी और संतोष की सांस लेकर बोले, चलिए अतिथि को भोजन न करा पाने के पाप से भगवान शंकर ने उबार लिया। भोजन करते वक्त ठाकुर साहब अत्यंत प्रफुल्ल चित्त दिखाई दे रहे थे और सहसा ये विश्वास कर लेना भी कठिन था कि इसी व्यक्ति को सवेरे भी देखा था। मेरी राष्ट्रीय रस वाली बात की जी खोल कर दाद देने के बाद एकाएक ठाकुर साहब बोले, मगर पंकज साहब असली राष्ट्रीय रस आपको आज देखने को मिला होगा, और ठहाका लगाकर हंस पड़े। जब तक वह ठहाका खत्म करके चुप हो, मेरी स्मृति में वह रस्सियों के सहारे पहाड़ी पर लटकाए गए मकानों से बना हुआ जैसा शहर फिर पूरा का पूरा कौंध गया और मानसिक उत्तेजना से भरे हुए चेहरों की भीड़ जो किसी भी क्षण कूड़े के ढेर की तरह आग पकड़ सकती थी। देखिए, किसी और शहर में सिर्फ इसी बात पर कत्ल के केसेस भी हो सकते थे, मगर हम पहाड़ियों को हमेशा शांति और भाईचारे के साथ ही रहना पसंद है। आप कचौरियां और क्यों नहीं ले रहे हैं पंकज साहब? भाई क्या नाम तुम्हारा है? जगत तारन, जरा रबड़ी का दोना भी लेते आना। हाँ, एक बात याद आई, कल आपने पूछा था कि 62 वाले इलेक्शन में 14,000 वोटों की मेजॉरिटी से जीतने के बाद भी इस ताजे इलेक्शन में मैं क्यों हार गया। ठाकुर साहब का चेहरा फिर कुछ बदलता हुआ सा लगने लगा था। मेरे चुप ही रह जाने पर वे फिर हंस पड़े। अब साहब, अक्सर सरकार से पत्र व्यवहार करते समय भी भूतपूर्व एमएलए लिखना पड़ता है और यकीन कीजिए उस वक्त यही लगता है कि हम वास्तव में भूत ही हो चुके हैं। इस बार ठाकुर साहब उतना खुलकर ठहाका नहीं लगा पाए। मेरा इस तरह लगातार चुप रहना एक तरह की बदतमीजी में भी शुमार किया जा सकता है, इस एहसास से मैं थोड़ा आत्मसचेत हो गया। मैं तो ठाकुर साहब आपके स्वभाव की निर्मलता
और क्षमाशीलता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उतने गुस्से में आ जाने के बाद इतनी सहजता के साथ अपनी चुटिया काट देने वाले हज्जाम को माफ कर देना। ठाकुर साहब के फिर बेतहाशा ठहाका लगा देने से मेरी बात अधूरी ही रह गई और मुझे ये सोचकर बुरा लगा कि औपचारिक तौर पर बोलने की कोशिश करने में शायद किसी हद तक चापलूसी का जैसा स्वर मेरी बातों में आ गया होगा, लेकिन ध्यान तुरंत ही इस बात पर से भी हट गया। ठाकुर साहब ने फिर अपना सिर थोड़ा सा मेरी ओर झुका दिया। ये आप मेरी कटी हुई चुटिया देख रहे हैं? ये पिछले 32 वर्षों से हमेशा सिर्फ इतनी ही बड़ी रही है। इतना कहकर वे चुप हो गए और मेरे चेहरे की तरफ एक टक देखते रहे, जिससे मैंने अपने को थोड़ा सा असंतुलित अनुभव किया और पूछ बैठा, तो क्या उस हज्जाम लड़के ने आपकी चुटिया नहीं काटी थी? नहीं। ये नहीं उनके मुंह से कुछ ऐसी आवाज में निकला कि उससे निहायत बेहयाई की सी अनुभूति हो सकती थी। दरअसल यूनिवर्सिटी लाइफ में हॉलैंड हॉल हॉस्टल के हम 7 कर्मकांडी लड़कों ने एक साथ चुटिया यज्ञ किया था और कटी हुई चुटियाओं को हॉस्टल के बगीचे में एक पेड़ के नीचे सामूहिक रूप से दफना दिया था। इस अनुभव से तो पंकज साहब आप भी गुजरे ही होंगे कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग अक्सर एडवेंचरस हो जाते हैं। मैं कहने को हो रहा था कि आप तो आज भी कुछ कम एडवेंचरस नहीं है, तभी ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए बोले, आज कुल देवता की कृपा से बिगड़ी हुई स्थिति काफी संभल गई सी लग रही है, इसीलिए मैं जरा खुले हुए मूड में हूँ। और दूसरे, आपका काम तो साहित्य लिखना है, इस जिले की राजनीति से आपका क्या वास्ता? मैं इस इलेक्शन में सिर्फ 1,500 वोटों से हार गया। असल में कांग्रेस वालों का एक चीज में कोई जवाब नहीं है। अल्पसंख्यकों की वोटें ये लेते हैं जैसे जमादार बाजार में झाड़ू लगाता है। आपने दोपहर को मेरी बगल में खड़े मौजूदा एमएलए पंडित यशोदानंदन को देखा था? कैसी हवाइयां उड़ रही थीं उसके चेहरे पर। वह मौजूदा तनाव की स्थिति को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ दांव चलने की सोच ही रहा होगा कि मैंने सारे मामले को पेंदा ऊपर ढकना नीचे करके रख दिया। आपका क्या विचार है? मैं अब भोजन समाप्त करके कुल्ले की तैयारी में था और इन तमाम फालतू बातों की जगह सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या उस हज्जाम ने वास्तव में उनकी चुटिया नहीं काटी। मैं तो आप जानते ही हैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, कहते हुए मुझे डकार आ गई। मैं रुक गया। ठाकुर साहब भी मुझे पोंछते हुए बोले, आप अब और कुछ नहीं लेंगे? चलिए फिर उठा जाए। अब तो साहब मुझे भी यही लग रहा है कि उस हीरो किस्म के लौंडे के साथ कुछ ज्यादती ही हो गई। उस साले बेवकूफ से दरअसल मैंने बाल बनवा लेने के बाद कहा ये था कि भाई जरा पांवों के नाखून काट देना, और इसी बात पर वह सुरैया का भाई कह गया कि साहब मैं पांवों के नाखून नहीं काटता। मैंने चवन्नी ज्यादा देने की बात भी कर दी, मगर वो साला मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कहकर साफ टाल गया। यकीन मानिए जी में तो आया कि उसी समय तड़ाक से एक तमाचा जड़ दूं, मगर ये सोचकर रह गया कि जल्दबाजी ठीक नहीं होती। मगर साहब फिर घर लौटते हुए, नहाते हुए और पूजा पर बैठते हुए मैं लगातार अपने को बुरी तरह इंसल्टेड महसूस करता रहा कि अभी पिछले साल तक साले इस शहर के तमाम हज्जाम हुजूर कहते हुए सड़क पर आ खड़े होते थे, और कहां एक ही इलेक्शन हार जाने पर यह नौबत आई कि ससुरा बित्ते भर का लौंडा मुंह पर तमाचा मार रहा है कि
मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। अर्ज तो साले तू अब कर रहा होगा। तो यूं कहिए कि आपके सामने सामने ही ओम विष्णवे नमः कहते हुए जो मैंने सिर पर हाथ फिराया तो एकाएक वह आइडिया सूझ गया। बाकी तो सब कुछ आप देखते ही रहे हैं। मुझे एकाएक अपने सारे जिस्म पर ठंडी हवा रेंगती हुई सी महसूस हुई। पहाड़ी जगहों में भोजन करने के बाद अक्सर जाड़ा महसूस होने लगता है, मगर मुझे इसकी वजह इस वक्त ठाकुर साहब की बातें लगीं। पान देते हुए ठाकुर साहब फिर रहस्य भरे अंदाज में बोले, आपने उस लंबी दाढ़ी वाले मौलवी को जरूर देखा होगा। उस शख्स के हाथों में यहाँ के अल्पसंख्यकों की कम से कम 3,500 वोटें हैं। संभव है उन्हें अपनी बात की संदर्भहीनता का एहसास खुद ही हो गया हो। एकाएक उन्होंने बातचीत का सिलसिला बदल दिया। बोले, पंकज साहब, अब भोजन के बाद आपका कोई मधुर गीत हो जाए। भोजन के बाद काव्य पाठ कर सकने में असमर्थता और इतने आत्मीयतापूर्ण आतिथ्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बाद मैं ठाकुर साहब के घर से बाहर चला आया। कुछ आराम कर लेने के इरादे से होटल की तरफ वापस लौटते हुए मुझे यही लगा कि शायद ये व्यक्ति अगले चुनावों में एमएलए की सीट जीतने का बंदोबस्त सचमुच कर चुका है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शैलेश मटियानी का लिखा व्यंग्य नेताजी की चुटिया। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।